जय हिंद, ऑल ऑफ यू। हमारी आपकी उत्तर प्रदेश विशेष की क्लास लगातार जारी है और हम आप उत्तर प्रदेश विशेष में जो कि यूपीपीसीएस मेंस में पेपर 6 और प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें जो सेगमेंट हम आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि जो सेगमेंट हम आप कवर कर रहे हैं वो है ज्योग्राफी का पार्ट। तो आ जाइए हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष यूपी स्पेशल। आपको याद है हम लोगों ने इसमें जो टॉपिक पढ़ा है लास्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था इंडियन पेनिनसुला। अब इसमें जो हम आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज का जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश में वो रिवर जिनका ओरिजिन पेनिनसुलर प्लेट्यू से होता है। याद है हमने आपको पेनिनसुला जस्ट इस लेक्चर्स के पहले हम आप पढ़े थे पेनिनसुला। तो अब जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा पेनिनसुलर रिवर। ध्यान दीजिए हम आप पढ़ने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियां और प्रायद्वीपीय वो नदियां जिनका संबंध या जो बहती हैं जिनका बेसिन भारत के उत्तर प्रदेश में है। मतलब कि जिनका बेसिन कहां पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। हमें उन नदियों को पढ़ना होगा। तो आ जाइए जरा देखते हैं पेनिनसुलर जब रिवर की बात करेंगे तो समझिएगा पहले हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी रिवर्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट तो आप ये समझिए इन रिवर्स का जो है फीचर क्या है। तो ये हम आप जानते हैं इट इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये कहां से निकलती हैं? तो पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलती हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब प्लेट्यू से ये निकलती हैं, दैट इज ये प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती है। प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती है। इनका ओरिजिन कहां से होता है? प्रायद्वीपीय पठारों से। अब एक पॉइंट हम बताएंगे इस प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र अगर देखें तो इसमें हिल्स भी आ जाएंगे, मतलब कुछ पहाड़ियां आ सकती हैं जहां से ये निकलेंगी। दूसरा हो सकता है पठार ही हो, डायरेक्टली पठारी भाग हो, प्लेट्यू पार्ट हो। तो ये दोनों चीजें आएंगी जो कि पठारी क्षेत्र से ये निकलेंगी। अब ध्यान दीजिए इनका ओरिजिन कहां से होगा? पेनिनसुलर प्लेट्यू से होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा, इट इज ओल्डर देन, पॉइंट है इट इज ओल्डर देन हिमालयन रिवर। ये अगर आप देखेंगे तो हिमालयी नदियों से पुरानी है। मतलब जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उन नदियों से ये नदियां क्या है? पुरानी हैं। मतलब क्योंकि हिमालय की अगर बात की जाए तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां होती हैं वो भी नई है, वो अभी अपने आप कह सकते हैं कि युवा अवस्था में है, दैट इज अपने यंग पीरियड में है। जबकि ये रिवर्स ऐसी हैं जो पुरानी हो गई हैं, दैट इज ओल्डर है, ये पुरानी और बूढ़ी हो गई हैं। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझिएगा। एक पॉइंट और पेपर में क्वेश्चन आता है हिमालयी नदियों और पेनिनसुलर रिवर, दैट इज की प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों के बीच में डिफरेंस अगर पूछा जाए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो हमें पढ़ना होगा। तो एक तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा कि जो हिमालयन रिवर है, हिमालयी नदियों का जो उद्गम होता है
वो उद्गम कहां से होता है? तो हिमालय से होता है। हिमालय पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े जो है आपके हिमानियां हैं। तो उन हिमानियों से जब ये नदियां निकलती हैं तो उनमें जो है आपका जो पानी की उपलब्धता है, मतलब जल की जो प्रचुरता है, वो बहुत अच्छी है। दैट इज उन नदियों में पानी की कमी हमें नहीं देखने को मिलती। वो रिवर आपकी चूंकि इश्नोफेड रिवर होती हैं, इसलिए उनमें हमेशा सदैव पानी उपलब्ध होता है। ये हिमालयी नदियों की बात हुई। लेकिन जब आप पेनिनसुलर रिवर की बात करेंगे तो पेनिनसुलर रिवर का जो सोर्स होता है वो कोई ग्लेशियर नहीं होता है। पेनिनसुलर रिवर का जो सोर्स होता है, स्रोत होता है, वो बेसिकली कोई एक जो है आपका वाटरफॉल होता है, या कोई जो है ऐसी जगह है, कोई पठारी क्षेत्र है, वहां से इनका सोर्स होता है, कोई लेक होता है, वहां से इनका सोर्स होता है, कोई एक पहाड़ी है जबकि वहां आपके हिमानी या ग्लेशियर नहीं है, इनका सोर्स वहां से होता है, जिसके कारण इनमें जो पानी की उपलब्धता होती है वो उपलब्धता बहुत कम होती है। हिमालयी नदियों में हमेशा पानी मिलेगा, लेकिन जो पठारी या जो प्लेट्यू वाली रिवर्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू, उनमें पानी की उपलब्धता क्या होती है? कम होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि इन नदियों में, इंपॉर्टेंट है, इन नदियों में पानी की कमी, दैट इज शॉर्टेज होता है। इन नदियों में पानी की क्या होती है? शॉर्टेज रहता है। इन नदियों में पानी की शॉर्टेज हो जाता है, दैट इज पानी की क्या हो जाती है? तो कमी हो जाती है। ध्यान में रखना है, इनमें पानी की कमी होती है, इनमें पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट और, ये नदियां जो होती हैं इनके द्वारा जो सेडिमेंट्स आता है, चूंकि इन नदियों का जो बहाव है, मतलब कि जो फ्लो है वो फ्लो बहुत ही जो है वो मंद होता है, दैट इज वो बहुत ही स्लो होता है, जिसके कारण इनके द्वारा जो सेडिमेंट्स होते हैं वो सेडिमेंट्स आपके ला करके उनका डिपॉजिट नहीं हो पाता, जिससे इनके द्वारा कोई विशेष प्रकार का जो टोपोग्राफी है या जो स्थलाकृति है वो बनती हुई नहीं दिखाई देती। तो ये भी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इनमें जो आपका जो सेडिमेंट्स होंगे वो सेडिमेंट्स की क्वांटिटी कम होती है, इनमें उतनी सेडिमेंट्स नहीं होते जिससे वो कहीं लाकर डिपॉजिट कर दिए जाएं और जिससे वहां पर एक टोपोग्राफी, एक स्थलाकृति देखने को मिले। तो ये है आपकी पेनिनसुलर रिवर। इन रिवर्स की क्या फीचर होते हैं, हम आप इनकी बात किए हैं। अब पेनिनसुलर रिवर में अगर देखें तो ये जो पेनिनसुलर रिवर हैं, ये पेनिनसुलर रिवर इनके और जो है, अब ये कौन कौन सी रिवर होंगी, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम आपको अब ये बताएंगे कि जो पेनिनसुलर रिवर हैं, पेनिनसुलर रिवर्स में अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट रिवर, एक तो हम आप जो रिवर पढ़ेंगे वो रिवर होगी चंबल। याद रखिए, एक रिवर हम आप पढ़ेंगे जिसे चंबल कहेंगे, इंपॉर्टेंट रिवर है। ये इंडिया के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। चंबल के बाद हम आपको जो पढ़ाएंगे वो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे जैसे बेतवा नदी, है ना, बेतवा हम लोग नाम सुने हैं, बेतवा नदी पढ़ेंगे। हम आपको इसी में केन रिवर पढ़ाएंगे, मतलब कि हम आप रिवर केन पढ़ेंगे। इसी में हम आप जो है सोन पढ़ेंगे, ध्यान में रखिएगा, जो सोन नदी है उसको भी पढ़ेंगे। इसी में हम आपको रिहंद पढ़ाएंगे, जो कि रिहंद भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नदी है। तो ये कुछ नदियां हैं जो कि पेनिनसुलर रिवर हैं। मतलब ये कहां से निकलती हैं? तो ये नदियां हिमालय से नहीं निकलती,
ये नदियां जो दक्षिण का पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से ये नदियां आपकी निकलती हैं। अब इसमें एक एक नदियों का हमें जो है वो अध्ययन करना होगा। एक एक नदियों का जब हम आप अध्ययन करेंगे तो देखते हैं इनमें जो है क्या क्या आपके इनके फीचर्स हैं, क्या चीजें हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको जो पढ़ाएंगे जो नदी, वो होगी रिवर चंबल। ध्यान दीजिए वो नदी कौन सी है, तो सबसे पहले हम आप पढ़ेंगे रिवर चंबल। रिवर चंबल की बात होगी, दैट इज हम आप कहेंगे चंबल नदी। चंबल नदी आ जाइए। सबसे पहले हम आप देखेंगे कि इस नदी का सोर्स कहां है। क्या है? सोर्स, मतलब इसका स्रोत कहां है। तो आ जाइए हम आपको समझाते हैं, इसको चूंकि बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ये आपका जो है इसकी लोकेशन हमें देखनी है कि इनका लोकेशन कहां होगा। चलिए, यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो चलिए, ये आपका इंडिया होगा, समझिएगा। ये अगर हम आप देखें तो ये आप अगर आप देखिए तो ये भारत का ये एक राज्य होगा। यहां पर ये हमारा उत्तर प्रदेश होगा। ये उत्तर प्रदेश है। ठीक, यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका एमपी का रीजन होगा। ये एमपी हमने माना, और ये रीजन आपका राजस्थान का रीजन। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब आप देखेंगे तो ये जो आप राज्य देख रहे हैं यहां पर, ये अभी हमने कहा है कि ये राजस्थान है, ये है एमपी, और ये है आपका यूपी। अब समझने की बात ये है कि इसी इसी रीजन में आप देखेंगे तो यहां पर एक आपको माउंटेन दिखेगा। ये एक आपका ये माउंटेन है, ऐसे ये एक माउंटेन है, इसका नाम है विंध्य माउंटेन। ध्यान से समझना है, इसे क्या कहते हैं? विंध्य माउंटेन। हम आप पढ़े हैं, ये है विंध्ययन रेंज। चूंकि आज की डेट में विंध्ययन रेंज एक हिल्स बन गई है, दैट इज एक पहाड़ी बन गई है। अब ये जो विंध्ययन रेंज है, इसी विंध्ययन रेंज पर समझना है कि विंध्ययन रेंज पर यहां पर एक जो है आपका पहाड़ी है। अब वो पहाड़ी कौन सी है, तो ये हमें आपको समझना होगा।
ये एक पहाड़ी यहां पर आपको देखने को मिलेगी और इसी पहाड़ी का नाम, ये यहां पर इस पहाड़ी का नाम जो विंध्यन रेंज पर है, इसी पहाड़ी का नाम है जनापाव हिल्स। ध्यान में रखना है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जनापाव हिल्स। एक पॉइंट, ये जनापाव हिल्स जो कि विंध्यन रेंज में है, समझना है कि ये विंध्यन रेंज है और यहां से जनापाव हिल है। तो यहां से एक रिवर वही निकलती है, ध्यान दीजिए, यहां से जो रिवर निकल रही है ऐसे, ये रिवर ऐसे फ्लो होती हुई आगे बढ़ती है और फिर ये ऐसे बहती हुई ये एंट्री करती है यूपी में, यहां पे आती है और इधर से रिवर आ रही होती है जिसका नाम है यमुना। ये यमुना नदी, ये यमुना रिवर है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन सी रिवर है? तो ये यमुना है। अब ये दोनों रिवर्स आकर के जहां मिलती हैं यहां पे, ये हमने एज्यूम किया, या थोड़ा ऐसा समझिएगा कि इसको हमने एज्यूम किया है जिसे कहा गया इटावा। ये कौन सी जगह है? तो ये है इटावा। इसी इटावा के पास यमुना और ये जो हमने नदी दिखाई ये वाली, इसी का नाम है चंबल। समझिएगा, इस नदी का नाम क्या है? तो इसी का नाम है रिवर चंबल, इसी का नाम है चंबल नदी। तो ये हो गई चंबल नदी। अब आप देखिए सोर्स कहां से है? तो सोर्स है इसका जनापाव हिल्स एमपी, और जनापाव हिल्स का रीजन ये एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम है महू। आप जरूर सुने होंगे महू, ऐसे लिखते हैं। महू जिले से ये निकलती है जनापाव हिल, और जनापाव हिल है विंध्यन रेंज पर, और ये नदी चंबल ऐसे बहती हुई जाती है, यूपी में एंट्री करती है, यूपी में इटावा के पास जा करके ये कहां मिल जाती है? तो ये आपकी जो है यमुना रिवर में जो है मिल जाती है। तो ये तो हमने आपको एज अ मैपिंग के थ्रू समझाने की कोशिश की कि ये नदी कहां, रिवर कहां से निकलेगी और कहां से फ्लो होती हुई जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट अभी हमने आपसे कहा था कि पहले हम आप सोर्स देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा सोर्स आपको कहां दिखा? सोर्स है विंध्यन रेंज पर, एक हिल है नाम है जनापाव हिल, ध्यान देना है। तो सोर्स इसका हो जाएगा क्या? इसका सोर्स हो जाएगा विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज। और ये विंध्यन रेंज कहां? विंध्यन रेंज पर है क्या? तो जनापाव हिल्स। ध्यान दीजिएगा, जना इसको ऐसे लिखेंगे जनापाव पहाड़ी। ये जनापाव पहाड़ी कहां पर है? तो ये एमपी में है। एमपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो एमपी का महो, महो डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से ये रिवर जो है आपकी निकलती है। आई बात समझ में? इसका उद्गम सोर्स कहां पे है? तो एमपी में है। अब एक बात हम आपको बताएंगे कि ये रिवर आपकी जो है 3 राज्यों में बहती है। अगर आप इसके रिवर बेसिन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवर बेसिन। रिवर बेसिन मीन्स हुआ कि इस नदी का बहाव क्षेत्र कितना दूर है, कितने क्षेत्र में है। तो जब इसके रिवर बेसिन की आप बात करेंगे तो रिवर बेसिन में आपके सामने दिख रहा है कि ये आपका एमपी है, ये आपका राजस्थान है और ये यूपी है। तो एमपी में भी बह रही है, आपके राजस्थान में भी बह रही है और यूपी में भी बह रही है। मीन्स इसका जो रिवर बेसिन होगा वो 3 राज्यों में होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये होगा। अब कौन कौन से राज्य में होगा? तो एक तो आपका होगा मध्य प्रदेश में, ध्यान में रखना है। एक तो ये होगा कहां पर? तो एक होगा आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में। दूसरा आप कहां देख रहे हैं? तो दूसरा इसका जो है कहां पर हो जाएगा जो है रिवर बेसिन? राजस्थान में। और तीसरा आपका कहां हो जाएगा? तो तीसरा अभी अभी हमने आपको बताया कि तीसरा इसका जो रिवर बेसिन है
वो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो ये इसका रिवर बेसिन 3 राज्यों में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 राज्यों में इस नदी का जो है आपका रिवर बेसिन देखने को मिलता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो रिवर है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर हम आपको थोड़ा ऐसे समझाते हैं कि अभी हमने आपको बताया है कि जो आपकी चंबल रिवर है, वो चंबल रिवर जब बहती है, दैट इज जब फ्लो होती हुई जो है आगे जाती है, तो वो एमपी से होते हुए राजस्थान में जाती है, और राजस्थान से होते हुए वो कहां पर होती है, तो ये यूपी में आ जाती है। अब समझने की कोशिश करिएगा, ये जो है, ठीक, ध्यान दीजिए, हमने आपसे कहा, ये समझाना चाह रहा हूं कि ये है आपका जनापाव, और ये रिवर ऐसे फ्लो होती जा रही है, ये यूपी में आएगी। यूपी में आएगी तो इधर से हमें जब रिवर आएगी यमुना, तो ये दोनों यहां पर मिल जाएंगी, और इसी स्थान या इसी जगह का नाम क्या हो जाएगा, इसी जगह का नाम हो जाएगा इटावा। ये जगह कहां कौन सी है, तो ये जगह है इटावा। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये जो रीजन आप इसके आसपास का देखेंगे, ये है आपकी चंबल रिवर, और इसके आसपास जो आप देखेंगे क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं थोड़ा ऐसे, ये जो रीजन आप देख रहे हैं यहां से, ये इसे जो है, ये रीजन, इसे चंबल घाटी कहते हैं। चंबल के आसपास का ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है चंबल वैली। क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं चंबल वैली। ये है चंबल घाटी। कौन सी घाटी है, कहां की घाटी है, तो ये आपकी चंबल घाटी है। अब ये जो चंबल घाटी है, चूंकि चंबल रिवर से बना होगा, ये जो चंबल रिवर है, याद रखिएगा, ये जो चंबल रिवर है, मतलब जो चंबल नदी है, चंबल नदी, ये इसका जो बेसिन है, मतलब इसका जो बहाव क्षेत्र है, इसका जो बेसिन है, ये बेसिन आज की डेट में यहां पर इरोजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर जो इरोजन होता है, मतलब कि जो अपर्दन होता है, वो इंपॉर्टेंट यही है, अपर्दन, जो अपर्दन होता है, इस अपर्दन के कारण, ध्यान में रखना है, इसी अपर्दन के कारण, अपर्दन, इसके अपर्दन के कारण यहां पर जो सॉइल है, इस क्षेत्र में जो मिट्टी है, उसकी जो अपर लेयर है, ध्यान दीजिएगा, जो इसकी अपर लेयर है, ये धीरे धीरे यहां से जो है वो आपकी क्या हो गई है, कटकर अलग हो गई है। कटकर क्या हो गई है, कटकर अलग हो गई है। और जब कटकर अलग हो गई है, जिसके कारण कट के अलग होने से यहाँ की जो मिट्टी है, या ये क्षेत्र, आप ऐसे कह सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है, ये पूरा चंबल घाटी, ये चंबल घाटी, यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है, ये आपकी नॉन फर्टाइल है। दैट इज कि यहाँ की जो मिट्टी है, उसमें किसी प्रकार की कोई उपजाऊपन नहीं है। ये मिट्टी कैसी है, तो अनउपजाऊ है, जिसके कारण यहां पर जो क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है, वो क्रॉप्स प्रोडक्शन आपका बहुत ही लेस होता है। आज तो अब धीरे धीरे ये क्षेत्र विकसित हो रहा है, लेकिन तो एक समय ऐसा था कि इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं पैदा होता था, जिसके कारण यह क्षेत्र, यहाँ के लोग अभावग्रस्त रहते थे, और अभावग्रस्त रहने के कारण यहाँ पर डकैत का जो है वो जन्म होता। आपने सुना होगा कि यहाँ पर जो है आपके डकैत होते थे। डकैत जो है, चंबल के डाकू का नाम सुना होगा। डकैत मींस क्या होता है, डाकू। तो ये क्षेत्र डाकुओं के लिए बहुत फेमस था। ये इंपॉर्टेंट रीजन है। एक पॉइंट और बताएंगे कि ये जो रीजन है, समझिएगा, हम आपको ये बता दें, यहां पर अभी हमने कहा था ये नदी है। ये जो चंबल का जो रीजन है, चंबल का जो भाग था, ये चंबल का ये भाग,
ये रीजन आपका आज की डेट में क्या हो गया है, तो ये आपका बदल चुका है बैडलैंड में। ध्यान दीजिएगा, ये किस में बदल गया है, तो ये बन चुका है बैडलैंड। बैडलैंड, बैडलैंड मीन्स होता है खड्ड। खड्ड मतलब जिसे हम आप क्या कह सकते हैं, ये खड्ड बन चुका है, ये क्षेत्र पूरा बैडलैंड बन चुका है। ये रीजन यहां से किसी तरीके का क्रॉस प्रोडक्शन के लिए ये क्षेत्र अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर क्या बैडलैंड हो चुका है, इस क्षेत्र में महाखड्ड बन गए हैं, जिसके कारण यहाँ क्रॉस प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो ये जो आपका चंबल की घाटी का रीजन है, चंबल बेसिन का रीजन है, ये क्योंकि ये नदी इरोजन करती है, इरोजन ये वर्टिकल ना करके ज्यादा हॉरिजॉन्टल करती है, जिससे यहाँ के क्षेत्र के ऊपरी जो मिट्टी की लेयर है, वो मिट्टी की लेयर क्या हो गई है, बह गई है, जिसके कारण ये क्षेत्र आपका अनुपजाऊ हो गया। तो ये पॉइंट्स आपके लिए था। अब जरा ध्यान दीजिए, इसी में हम आपको नेक्स्ट पॉइंट ये बताना चाहेंगे कि ये जो चंबल घाटी का रीजन है, ये चंबल घाटी के रीजन की अगर हम लोग इसमें और कुछ पॉइंट्स हम आपको बताएं कि ये आपके 3 राज्यों से होकर जा रही थी। अब यहां पर क्या है कि इसी नदी पर ध्यान दीजिएगा, इसी नदी पर कई जो है डैम बनाए गए हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, एमपी में डैम बनाया गया है, ऐसे जैसे ये एमपी में एक डैम और बनाया गया है, फिर और बनाया गया है। जब आप राजस्थान में जाते हैं तो इसी रिवर पर राजस्थान में डैम बनाए गए हैं, राजस्थान में डैम बनाए गए हैं। अब समझिएगा, ये हमने डैम दिखाए हैं। अब कौन कौन से डैम आपके सामने आएंगे, हमने आपसे कहा कि जो चंबल नदी है, समझना है, जो चंबल नदी है, चंबल पर बने बांध, अब कौन कौन से डैम बने हैं, ध्यान दीजिएगा, हम आप डैम की बात करेंगे। तो चंबल नदी पर आपको जो डैम दिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको चंबल रिवर पर जो डैम दिखेंगे, सबसे पहले हम आप जानते हैं एक डैम है, नाम है गांधी सागर बांध। क्या नाम है, गांधी सागर बांध, गांधी सागर डैम, ये चंबल पर है। इसका लोकेशन है एमपी में। कहां पर है, एमपी में। एमपी का एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है मंदसौर। क्या नाम है, उसका नाम है मंदसौर। इसी मंदसौर जिले में आपका जो है ये गांधी सागर बांध बनाया गया है। दूसरा बांध इसी चंबल रिवर पर है, जो कि एमपी में ही है। अगर हम लोग देखें यहां पर तो एक हम आपको, हाँ ये एमपी में, चूंकि यहां समझिएगा ये हमने 3-4 आपको इधर बताए भी हैं, ये जैसे हमने बताया था, तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि ये आपका एक, और ये राजस्थान में, राजस्थान पे इस नदी पर कई डैम बनाए गए हैं, तो ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो समझिएगा, यहां पर सेकंड आपका जो डैम होगा, ये होगा महाराणा, महाराणा प्रताप सागर बांध। एक तो ये आपको दिखेगा, लेकिन अब ये जो डैम बनाया गया है, इसकी लोकेशन है राजस्थान में। ध्यान दीजिएगा, इसकी लोकेशन कहां पर है, तो इसकी लोकेशन है राजस्थान में। ठीक है, एक डैम आप यहीं पर देखेंगे जिसका नाम है महाराणा प्रताप, के बाद आप जो है कोटा एक देखेंगे, कोटा बांध। और ये जो कोटा बांध है, ये भी है आपका कहां पर, तो ये भी है आपका राजस्थान में। एक डैम और आप सुने और जानते हैं, उसका नाम है जवाहर। ठीक, जवाहर बांध। और ये जवाहर बांध भी आपका कहां पर है, तो ये है राजस्थान में। ध्यान में रखना है, ये कुछ आपके डैम बनाए गए हैं जो कि चंबल रिवर पर बनाए गए हैं, ये आप समझिएगा, ये चंबल रिवर पर ये डैम जो है बनाए गए, इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट हम आपको यहां पर ये समझाएं और बताएं, इससे रिलेटेड ही, जो कोटा शहर है, ध्यान दीजिएगा, कोटा शहर इसी चंबल नदी के तट पर है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो कोटा शहर है,
चंबल नदी के ही कोस्ट पर है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो कोटा शहर है, कोटा शहर ये चंबल के तट पर स्थित है। कहां पर है? तो ये चंबल के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ये कोटा शहर चंबल के कोस्ट पर है। अब एक पॉइंट हम आपका इसमें आपको और बताएंगे कि चंबल रिवर को, एक बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि चंबल रिवर मतलब कि चंबल नदी को खड्ड नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी? खड्ड। ध्यान दीजिएगा, खड्ड नदी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे खड्ड नदी कहते हैं। और खड्ड शब्द का अर्थ होता है बैडलैंड। अभी हमने आपको बताया भी है कि इसका मतलब क्या होता है? बैडलैंड। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? ये बैडलैंड का निर्माण करती है, मतलब ये महाखड्ड बनाती है। ये क्या बनाती है? महाखड्ड बनाती है, और इसीलिए इसे खड्ड नदी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंबल को हम आप खड्ड नदी के नाम से भी जानते हैं। अब आइए हम आपको कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड और जो है समझाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। ये जो आपका चंबल का रीजन है, समझिएगा, चंबल का रीजन यहां पर आप देखोगे, क्योंकि इधर वाले रीजन से हम आपको यहां पे समझाते हैं। हाँ, ये रीजन आप देखिए, जैसे ये कुछ रीजन यूपी का था, कुछ रीजन आपका एमपी का था, कुछ राजस्थान का था। तो आप जब ध्यान देंगे, मैं इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये यूपी का रीजन ले लीजिए, थोड़ा एमपी का रीजन ले लीजिए, ये जो रीजन आप देख रहे हैं बेसिकली इतना, ये रीजन, इसी रीजन को एक जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इसी रीजन को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इस रीजन का नाम है आपका नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या नाम है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नाम है। तो याद रखिए, जो चंबल का रीजन, खासकर वो रीजन जो यूपी, जो राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे जो रीजन मिलता है, इसी रीजन को तीनों जो है राज्यों ने घोषित कर रखा है नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर रखा है ये रीजन। अब ये पॉइंट्स हमें आपको समझना होगा कैसे, तो इसी पॉइंट्स को हम आपको जो है ऐड करके ये चीज बताएंगे। तो आ जाइए, इसी चंबल नदी पर अभी हमने बताया है कि क्या है, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, क्या है? राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, इसी चंबल वाले पार्ट पे। अब ये है क्या? ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कितने राज्यों में इसका एक्सपेंशन है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो एक्सपेंशन है, इसका जो विस्तार है, वो भारत के 3 राज्यों में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपका एमपी में इसका विस्तार है, इसका विस्तार राजस्थान में है, अभी हमने आपको बताया है, राजस्थान में भी है, इसका विस्तार यूपी में है, और यूपी में खासकर आगरा और इटावा का जो रीजन है, वो रीजन यहां पर लोकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट हम आपके लिए इंपॉर्टेंट ये निकालेंगे कि इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब इसे एज अ अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1979 में। याद रखिए, इसे घोषित कब किया गया था?
1979 में इसे एज अ नेशनल पार्क बनाया गया था 1979 में, 1979 में। इंपॉर्टेंट लाइन है, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये चंबल की जो घाटी है, खासकर ट्राई बैंक आपका यूपी, राजस्थान और एमपी, उस रीजन को हमने नेशनल पार्क घोषित कर रखा है, जो कि 1979 में घोषित किया गया था। लोकेशन हमने बताया हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर जो जीव पाए जाते हैं, मतलब कि यहां पर जो वाइल्ड लाइफ है, तो आखिर वो वाइल्ड लाइफ यहां कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। यहां पर आप देखेंगे तो आपको इस रीजन में आपको डॉल्फिन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? डॉल्फिन। याद रखिए, इस क्षेत्र में आपको डॉल्फिन देखने को मिलेगी। इसी रीजन में आपको घड़ियाल मिलेगा, इसी रीजन में आपको मगरमच्छ मिलेगा, मगरमच्छ मिलेंगे। अन्य विभिन्न प्रकार के जो है वो जीव लाइक हिरन आदि जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस क्षेत्र में या जो चंबल नेशनल पार्क है, वहां पर इन वाइल्ड लाइफ को क्या किया गया है, उनको जो है कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट या कंजर्व किया गया है। अब एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, हम डॉल्फिन की बात करेंगे, चूंकि ये इसके लिए एक सप्लीमेंट्री जो है ये पार्ट होगा कि भारत का जो इक्वेटिक एनिमल है, इंपॉर्टेंट है, इक्वेटिक एनिमल, तो भारत का जो इक्वेटिक एनिमल है वो है इंपॉर्टेंट, जो वो है आपका डॉल्फिन, जिसे कहा जाता है गंगा डॉल्फिन। ध्यान में रखिएगा, जिसे क्या कहते हैं, गंगा डॉल्फिन। इंपॉर्टेंट है, गंगा डॉल्फिन जो कि एक विलुप्ति वाला जीव है, जो आपका एक्सटिंक्ट वाले पार्ट में। ये गंगा डॉल्फिन भारत का क्या है, जलीय जीव है। आप कह सकते हैं नेशनल एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, इसे आप नेशनल जो है वो कह सकते हैं, ये नेशनल है। मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जलीय जीव। और राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो कौन सा है, तो वो है आपकी गंगा डॉल्फिन, ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। ध्यान में रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गंगा डॉल्फिन को एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया था, इंपॉर्टेंट है, घोषित किया गया था 2009 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया, कब, 2009 में। अब जल्दी से हम लोग इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। किसकी बात होगी, तो बात होगी अब जो है ट्रिब्यूटरीज की, मतलब कि सहायक नदियों की, सहायक नदियां। तो इंपॉर्टेंट है, फटाफट हम आपको बताते हैं। जैसे ये है आपकी, ये आपकी चंबल रिवर है, ये गंगा यमुना है। अब ये चंबल रिवर की जो सहायक नदियां हैं, जैसे इसकी एक सहायक नदी ये है, एक सहायक नदी ये, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है बनास। क्या नाम है, बनास नाम है। ये इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा। क्या नाम है, क्षिप्रा नाम है, जो कि हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट जो है वो रखती है। उसके बाद इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है काली सिंध। ध्यान में रखिए, काली सिंध इसकी एक सहायक नदी है। और इसी की एक ट्रिब्यूटरी, एक सहायक नदी है, उसका नाम है पार्वती। क्या नाम है, तो ध्यान में रखना है, पार्वती। ये इंपॉर्टेंट इसकी जो है क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपकी चंबल है, तो चंबल की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हमने बताई, सबसे पहले हमने आपको बनास बताई है, हमने आपको क्षिप्रा बताई है,
हमने आपको जो है काली सिंध बताई है जो कि इंपॉर्टेंट रिवर है, और हमने आपको पार्वती बताई है। ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इसकी कुछ क्या है, सहायक नदियां हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये हमें इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ करके जो है वो रखना है। तो याद रखिए, चंबल एक जो है कैसी नदी है, एक पेनिनसुलर रिवर है जो कहां से निकलती है, तो जो निकलती है विंध्यन रेंज पे जनापाव हिल से निकलती है। एक पॉइंट, हाँ एक पॉइंट हम आपको ये जरूर बता दें कि इसकी जो लेंथ है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखेंगे कि जो इनकी लेंथ है, यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं लेंथ की बात जब हम लोग करेंगे। तो ये आपकी जो है पेनिनसुलर रिवर की बात हुई, लेंथ यहाँ बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग लेंथ की चर्चा नहीं किए शायद। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसकी लेंथ क्या है, तो ये भी ध्यान में रखना है, लेंथ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी लेंथ है 1050 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर, और जा करके कहां गिर जाती है, तो यमुना में मिलती है। कहां पर, यमुना में, कहां पर, इटावा के पास में। कहां पे जाके मिलती है, इटावा के पास में। तो ये थी आपकी चंबल नदी। आशा है, उम्मीद है कि आप चंबल नदी को अच्छे से समझ गए होंगे। यही चंबल नदी को हमें जो है वो कवर करना था, पढ़ना था। आई बात समझ में। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी यमुना की जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, उन रिवर्स को हम आप कवर करेंगे। इसको अगर अच्छे से हम लोग पढ़ के चलेंगे तो कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर से वो बाहर नहीं जाएगा। बस हमें करना क्या है, पढ़ते रहना है और रिवीजन भी साथ में जो है वो करते रहना है। तो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप होती है। हम आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।